वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि सभी अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही ज़ोरों तोरों से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे MCH सर्विसेज की। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंडिया में MCH के रिगार्डिंग कुछ प्रोग्राम्स हैं और क्या क्या सर्विसेज हैं जो अवेलेबल करवाई जाती हैं, OBG में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या इम्यूनाइजेशन में वैक्सीनेशन किन क्या क्या कवरेज है, उस तरीके के आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे। और स्पेशली ये क्लास कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए है। आप महाराष्ट्र के लिए तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। बहुत जल्दी उड़ीसा का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, MP का भी आने वाला है, त्रिपुरा का ऑलरेडी आ चुका है। और यहाँ पर अपकमिंग टाइम में राजस्थान का कैलेंडर भी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है। तो आप लोग जहाँ के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो मेडिकल नर्सेज हब की जो बुक्स हैं वो आपको फ्लिपकार्ट पर अभी बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल हो रही हैं। आप लोग चाहें तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और उससे भी कम चार्जेस में आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपको बुक्स ऑर्डर करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि मोस्ट ऑफ दी जो क्लासेस हैं अभी रिसेंट की 2-3 डेज़ क्लासेस आपको अपडेट की गई हैं, ये आपके कम्युनिटी हेल्थ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अब आप चाहे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि क्या आप एक क्लास हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए पढ़ सकते हैं, क्या आप लोग यदि MLHP एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं, क्या आप लोग MLSP दे रहे हैं, क्योंकि केरला में CHO नहीं होता, MLSP होता है। आंध्रा की बात करते हैं हम तो MLHP होता है। अलग अलग जगह है जो सब सेंटर पर जो आरोग्य मंदिर में आपको है जो पोस्ट किया जाएगा आफ्टर द एग्ज़ाम के बाद, वहाँ पे आपके लिए पोस्ट किया जाएगा। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए रहा, डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। तो जो रोटा वायरस वैक्सीन इसका डोज और रूट क्या है? ऑप्शन में आपको 2 ड्रॉप्स ओरली, 5 ड्रॉप्स ओरल, 10 ड्रॉप्स ओरल या फिर 1 ml इंट्रामस्कुलर। सबसे पहली चीज़ कि रोटा वायरस वैक्सीन दी किसके लिए जाती है? करें एज पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के, तो रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है जब पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाती है। इसके साथ में दी जाती है, पेंटावैलेंट के साथ में दी जाती है। बट इसकी रोटा वायरस वैक्सीन दी किस लिए जाती है? डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। किसके लिए? डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए। अब जो डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए सबसे कॉमन वायरस है वो क्या है? रोटा। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन देंगे तो आपको याद रखना है कि ओनली 2 वैक्सीन ही हैं जो ओरली दी जाती हैं। 2 वैक्सीन बस हैं जो ओरल दी जाती हैं। एक तो होता है OPV, ओरल दी जाती है, और ये जो रोटा वायरस वाली वैक्सीन है बस। अब यहाँ पे तो 2 बूंद ज़िंदगी की दी जाती हैं, ये होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। और जो 5 ड्रॉप दी जाती हैं ये दी जाती हैं रोटा की। किसकी? रोटा वायरस की। 2 चीज़ें आपको हमेशा माइंड में रिमाइंड रखना है कि रोटा वायरस ओरली दी जाती है। यदि आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करें तो वो नेज़ल दी जाएगी बाय स्प्रे के द्वारा। इन्फ्लुएंजा के लिए यदि दी जाएगी तो वो नेज़ल दी जाएगी स्प्रे के द्वारा, लेकिन ओरली ओनली 2 टीके दिए जाते हैं, OPV और रोटा वायरस का। इंट्राडर्मल की हम बात करें तो इंट्राडर्मल रूट से ओनली BCG दी जाती है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कब कितने टाइम पे। तो अब यहाँ पर 2 तरीके की, एक होती है रोटाटेक और दूसरी होती है रोटारिक्स। मोस्ट ऑफ दी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर रोटाटेक अवेलेबल होती है क्योंकि इसके 3 डोज होते हैं, 6, 10 और 14 वीक वाले जो वैक्सीन यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। जब पेंटावैलेंट दी जाती है तब ये है जो आपको शेड्यूल है जो किए जाते हैं। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो इसमें कंपोजिशन क्या है कि रोटारिक्स 2 दिए जाएंगे 2 महीने और 4 महीने की उम्र में, जबकि रोटाटेक के है जो अलग 3 डोज हैं। तो यहाँ पर जो जेनेटिक फ्रेमवर्क है, जेनेटिक मटेरियल है रोटाटेक का, वो है क्या? बोविन रोटा वायरस। और जो रोटारिक्स का क्या है? ह्यूमन रोटा वायरस 8912। यदि आप लोग कम्युनिटी मेडिसिन का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जेनेटिक फ्रेमवर्क आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। बनाने वाली कंपनी की बात करें हम तो रोटारिक्स को बनाती है GSK और जबकि रोटाटेक को बनाती है मर्क एंड कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर आपको इनका मेनली यही याद रखना है, यदि आप CHO एग्ज़ाम देते हैं ओरली दी जाती है
रोटा वायरस बच्चों में डायरिया कॉज करने वाला सबसे कॉमन वायरस है, उसको प्रिवेंट करने के लिए 5 बूंद दी जाती है। दैट्स इट, आपके लिए यहाँ पे इतना ही सफिशियंट है। नेक्स्ट वन इज VIA इज यूज्ड टू। तो जो VIA इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? डायग्नोज द ओरल कैंसर, ट्रीट द लंग कैंसर, रेडिएशन थेरेपी फॉर इंटेस्टाइनल कैंसर या फिर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। VIA, तो VIA है जो किसके लिए यूज़ किया जाएगा? तो VIA का इस्तेमाल किया जाता है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। याद रखना है आपको, किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। सर्वाइकल कैंसर का सबसे कॉमन कॉज होता है क्या? HPV वायरस। क्या है? HPV वायरस। नाउअडेज 14 ईयर्स की गर्ल्स के लिए, क्या है? 14 ईयर्स की गर्ल्स के लिए है जो HPV वैक्सीन भी अवेलेबल है। अभी ये गवर्नमेंट शेड्यूल में ऐड नहीं की गई है, बट ये है जो बनना स्टार्ट हो गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगने भी लगी है गर्ल्स को। तो यहाँ पर जो VIA इसका इस्तेमाल किया जाएगा सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए। यहाँ पर डायग्नोस नहीं कहेंगे हम, स्क्रीनिंग के लिए कहेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल इंस्पेक्शन विद द एसिटिक एसिड। सर्वाइकल जो प्री कैंसरस लीजन है, अर्ली इन्वेजिव हैं बट प्री कैंसरस हैं, तो उनको स्क्रीन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर ये है जो VIA का इस्तेमाल किया जाएगा। एक दो क्वेश्चन और यहाँ पे आपको इसी तरीके से बनते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर का मेन रीज़न क्या है? तो वो होता है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वैक्सीन नाउअडेज अवेलेबल हो गई है। और यदि हम बात करें तो पहले जिस गति से ब्रेस्ट कैंसर है जो महिलाओं में निकल के आता था, बट नाउअडेज यदि आप OBG क्लिनिक्स में जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ जाएंगे, तो आपको बहुत सारे पेशेंट मिल जाएंगे, उनमें प्री कैंसरस ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इसके लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग है जो करवाई जाती है। और यहाँ पे आपको याद रखना है, एक जो आपको इंस्ट्रूमेंट एग्ज़ाम में आता है वो होता है अरे स्पेटुला, जिसका यूज़ किया जाता है स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए। सर्विक्स का जो स्पेसिमेन है वहाँ का जो भी म्यूकस वगैरह है उसको कलेक्ट करने के लिए अरे स्पेटुला का यूज़ है जो किया जाता है। आपको एग्ज़ाम में बहुत आता है। फिर है हमारा क्वेश्चन, if a baby born with birth weight is 2.8 kg then it means baby is। यदि बच्चे का वजन जन्म के समय 2 किलो 800 ग्राम है, तो बच्चे का वजन है जो बर्थ वेट है जो कैसा माना जाएगा? लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, स्मॉल फॉर डेट या फिर नॉर्मल बर्थ वेट। ये क्वेश्चन में से आपको बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और जो ESIC का पेपर होता है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 1 लाइनर आते हैं, लेकिन UPSC के थ्रू हो रहा है तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए कि आपको 1 लाइनर की जगह 4 लाइनर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पेपर देखने में आपको लगेगा कि बहुत इजी है, जब आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ESIC का पेपर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस के हार्ड आए। तो यहाँ पर यदि बच्चे का वजन 2.8 kg है, मतलब बच्चा कैसा है? लो बर्थ वेट बेबीज। लो बर्थ वेट का मतलब होता है कि जब बच्चे का वजन 2.5 kg से कम हुआ हो। क्या होगा? 2.5 kg से कम हुआ हो। VLBW की कैटेगरी में आएंगे लेस देन 2 kg वाले बच्चे। स्मॉल फॉर डेट में आएंगे, मतलब 37 वीक कंप्लीट हो चुकी है प्रेगनेंसी, लेकिन उसके बाद भी जो बच्चे पैदा हुए हैं क्या है? उनकी हाइट, लेंथ, वेट सब क्या है? छोटा है। नॉर्मल बर्थ वेट में 2.5 kg से लेके 2.5 kg के आगे जितना भी वजन होता है वो किस में आते हैं? नॉर्मल बर्थ वेट में। किसमें? नॉर्मल बर्थ वेट में 2.5 to 3.5 kg आता है नॉर्मल बर्थ वेट बेबीज़ में। अब यहाँ पर आपको 2.8 kg पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा? वो होगा नॉर्मल बर्थ वेट। ये देखिए, वेरी लो बर्थ वेट में आएंगे 1500 वाले। कैसे? 1500 वाले VLBW वाले में, कि जिनका वजन 1500 ग्राम से भी कम और 1.5 kg से भी कम। एक्सट्रीम में 1 kg वाले आते हैं, और जिनको मतलब जेस्टेशनल एज पूरी हो गई हो लेकिन उसके बाद भी वो पैदा हो जाते हैं 1 kg तक के, तो उनको SNCU में है जो एडमिट किया जाता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल बर्थ वेट, VLBW, वेरी लो बर्थ वेट और ELBW, इनके जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन यदि बनता है तो यहाँ पे आपको इनके
यदि आपको इसमें से क्वेश्चन बनता भी है तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बनेगा कितने वजन का बच्चा है तो कैसे उसकी केयर की जाएगी। तो यदि 2.5 kg से कम वेट का बच्चा है, मतलब 2.5 किलोग्राम से कम वजन का बच्चा है और 2 kg से ऊपर का है तो इसको KMC केयर के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है यदि कोई अदर इशू ना हो। यदि 1500 ग्राम का है तो इसको होम केयर की जगह हॉस्पिटल में रख के ही इसकी केयर की जाएगी। और ELBW और VLBW वाले बच्चों को NICU में एडमिट करके उनको ठीक किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, इन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड टोडलर ग्रुप। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टेज है कौन सी स्टेज टोडलर में कंसिडर की जाएगी। 0 to 28 days, 28 to 1 year, 28 days to 1 year, या फिर 1 year to 3 year, या फिर 3 to 6 year। किस एज ग्रुप के लिए यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा टोडलर जो कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे जिद करने वाले बच्चों में भी आप मान सकते हैं, सबसे गुस्सा आने वाले बच्चों में भी आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो वो एज होती है 1 से 3 साल तक की। कितने की? 1 से 3 साल तक की एज कौन सी एज कहलाती है? टोडलर एज ग्रुप। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि 0 से 28 दिनों का। 0 से 28 दिन के बच्चे कहलाते हैं क्या? न्यूनेट। क्या होंगे? न्यूनेट और न्यूबॉर्न बेबी। ये देखिए पूरा ड्यूरेशन दिया गया है। न्यूनेट और न्यूबॉर्न का मतलब 0 से 28 दिन के, इन्फेंसी में 28 से 1 साल तक के बच्चे, 28 दिन से 1 साल के। टोडलर 1 से 3 साल। प्री स्कूलर मतलब 3 से 6 साल जो LKG UKG पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो, नर्सरी वाले बच्चे। स्कूलर जो 6 से 6 ईयर टू 10 ईयर तक। और एडोलेसेंट कंसीडर किया जाता है 10 से 19 साल तक। कितना? 10 to 19 ईयर तक। याद रखें एग्जाम में आता है। अर्ली एडोलेसेंट मतलब 12 से 14, मिडिल 14 से 16 और लेट 16 से 20 और 21 साल से एडल्ट में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द लेंथ रेंज ऑफ बेबी इन 3 month। 3 महीने में बच्चे की लंबाई कितनी हो सकती है? 3 महीने में बच्चे की लंबाई कितनी हो सकती है? 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर। लेंथ है जो नॉर्मल 3 महीने के बच्चे की कितनी हो सकती है? बेबी की 3 महीने में लेंथ कितनी हो सकती है? लंबाई, हाइट। तो जनरली जन्म के समय एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे की बात करें हम तो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर तक। कितना? 45 से 50 सेंटीमीटर तक तो नॉर्मली ही होगी एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन 3 महीने की बात की जा रही है। 3 महीने में कितना हो सकती है? 60 तक। कितनी? 60 तक और 60 सेंटीमीटर तक। देखिए, एवरी 3 month 5 सेंटीमीटर हाइट और लेंथ इज इंक्रीज टिल 1 year ऑफ एज। ये फंडा आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा बच्चे की जो हाइट है वो 3 महीने में कितनी होगी, तो हर 3 महीनों में बच्चा 5 सेंटीमीटर तक बढ़ता है शुरू के 1 साल तक। ये भी याद रखें, शुरू के स्टार्टिंग के 1 साल तक बच्चे की हाइट हर 3 महीने में 5 सेंटीमीटर बढ़ेगी। लंबाई और हाइट दोनों कह सकते हैं आप, शुरू के 1 साल तक। नेक्स्ट है यहाँ पर हेड सरकमफेरेंस भी हम देखते हैं, क्योंकि जब हम बेसिक पढ़े हैं तो ये भी पता होना चाहिए आपको। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में बच्चे का वजन, हाइट, हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस पता होने चाहिए। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेड सरकमफेरेंस जन्म के समय बच्चे का होता है 34 से 35 सेंटीमीटर तक। कितना? 34 से 35 सेंटीमीटर तक। और 2 महीने में 38, 3 महीने में 40, एवरी 1 मंथ में 2 सेंटीमीटर बढ़ते जाएगा। 6 मंथ में 42 to 43 सेंटीमीटर। अभी देखिए, हेड सरकमफेरेंस है 3 सेंटीमीटर, इट अबाउट 3 सेंटीमीटर लेस देन द हेड सरकमफेरेंस। यहाँ पर चेस्ट सरकमफेरेंस है, चेस्ट सरकमफेरेंस है कम होता है हेड सरकमफेरेंस के।
चेस्ट सरकमफेरेंस की बात करें तो 31 सेंटीमीटर हो, कितना 31 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस है 1 साल की उम्र में कितने हो जाते हैं, इक्वल। कैसे, इक्वल। और आफ्टर चेस्ट सरकमफेरेंस है जो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हेड सरकमफेरेंस के 1 साल की उम्र के बाद। ये याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। यूआईपी, यूआईपी को भारत ने कब स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर आपको ऑप्शन है नवंबर 1986, नवंबर 1985, दिसंबर 1978 या फिर जनवरी 1992। कब है जो किए गए थे। तो यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये हुआ था 19 नवंबर 1985 को। याद रखना है 19 नवंबर, यहाँ पर डेट भी लिख देती हूँ, नवंबर 1985 को यूआईपी आया था। इसके पहले था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1974 में, मई 1974 में आया था, लेकिन भारत में 1978 में। ऐसे यदि यहाँ पे इंडिया में पूछ ले तो 1978 में आपको बताना है। कब, 1978 में बताना है क्या, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। लेकिन यूआईपी पूछे 19 नवंबर 1985 में, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन आया था मई 1974 में, और इंडिया में बात करें हम तो 1978 में। प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उनकी जो 12 महीने की सैलरी रहेगी समथिंग इसी तरीके से। यदि आपने 25 साल तक जॉब कर ली है या फिर उससे ज़्यादा, तो आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो हकदार हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो एनपीएस स्कीम या यूपीएस स्कीम, इन 2 में से आपको कुछ एक है जो चुनना होगा। तो यहाँ पर यदि आप यूपीएस स्कीम और एनपीएस स्कीम की बात करें तो एनपीएस तो पहले से ही था, लेकिन अभी यूपीएस को भी है जो इम्प्लीमेंट किया है। और भारत में जो इम्प्लीमेंटेशन तो मोदी गवर्नमेंट ने जो दिया था, मोदी गवर्नमेंट ने तो 2 दिन पहले ही अप्रूवल दे दिया था इस स्कीम के लिए। लेकिन यहाँ पर जो भी यहाँ पे इस तरीके से रहेगा कि जो लोग 10 साल तक जॉब किए तो उनको 10,000 पर मंथ के हिसाब से है जो पेंशन बन जाएगी। जिन्होंने 25 साल से ज़्यादा की तो उनकी सैलरी का 50% लाइक दैट इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पर जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है सबसे पहले स्टार्ट कर दी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। ये अप्रूवल दिया गया था कब, यहाँ पे आप डेट याद रखें कि जो यूपीएस स्कीम है इसका अप्रूवल दिया गया था 24 अगस्त को। 24 अगस्त 2024 को यह जो अप्रूवल दिया था यूपीएस स्कीम के लिए। लेकिन जो महाराष्ट्र है जिस पहला स्टेट बन गया है जिसने इस स्कीम के लिए इम्प्लीमेंट भी कर दिया, मतलब अपना भी ली है स्कीम और लागू भी कर दी है वहाँ पे। तो महाराष्ट्र जो पहला स्टेट बन गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए, जो वहाँ की गवर्नमेंट के जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने यहाँ पर इस स्कीम के लिए 1 जनवरी 2004 से जिन भी लोगों ने ज्वाइनिंग की थी, आफ्टर 1 जनवरी 2004 से जिन भी लोगों ने ज्वाइनिंग की है उनके लिए स्कीम का है जो फ़ायदा दिया जाएगा। इन्होंने इतने जल्दी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट भी दे दिया। मतलब जिन्होंने 20 साल पहले 2004 में, मतलब 1 जनवरी 2004 से के बाद जॉब ज्वाइन की है तो उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर ये जो डिसीजन है जो यूपीएस स्कीम, इसका फ़ायदा भी हाल फिलहाल में जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, तो उन्होंने कहा है कि अभी 23 लाख लोगों को, 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे अभी नर्सिंग में ही हम बात करें तो जो भी लोग जितनी भी सेंट्रल जगह पर जॉब कर रहे हैं उनको भी इस स्कीम का फ़ायदा मिलने वाला है। एक और अफरा तफरी मचाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारी नर्सिंग से भी आप मान सकते हैं। क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया न्यू पोलियो केसेस इज आइडेंटिफाइड। तो अभी जो हमारा भारत 27 मार्च 2014 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो मुक्त है जो घोषित कर दिया था। और ये घोषित कब किया था, जब 3 साल से एक भी केस नहीं आया था। भारत में 3 साल तक जो रेडिकेट कंसीडर करता है WHO किसी भी बीमारी को लेके, जब यदि 3 साल तक कोई भी केस ना आए तब, तो भारत में जो रेडिकेशन
के लिए कहा गया था, जैसे 2014 में क्या कहा कि 2014 में घोषित किया गया, 27 मार्च 2014 को WHO ने अनाउंस किया था कि भारत में पोलियो का एक भी केस नहीं है। बट अभी भी हम बात करें तो पाकिस्तान में कुछ केस अभी भी निकल आते हैं। तो यहाँ पर वजह थी कि लार्ज वे में वैक्सीनेशन करना। अब लेकिन इंडिया में फिर से एक नया केस सामने आया है। तो यहाँ पर वो पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर 2014 के बाद पहला केस है जो सामने आया है? मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान या फिर मेघालय। जो लोग न्यूज़ देखते होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं देखते तो कोई बात नहीं। पोलियो का पहला केस आया है अभी रिसेंट में मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। तो मेघालय में जब ये पहला केस आया है तो इसके लिए WHO ने कहा है कि चिंता का विषय तो यह है, क्योंकि 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो यहाँ पर क्या कहा था कि इंडिया क्या है, पोलियो मुक्त हो चुका है। और रियल में हो चुका था, क्योंकि 3 साल से एक भी केस नहीं आया था। जब 27 मार्च 2014 को इंडिया के लिए क्या किया गया, पोलियो मुक्त है, जो बताया गया कि भारत में पोलियो का एक भी केस नहीं है। मतलब 3 साल पहले से, मतलब 2011 के बाद से कोई केस आया ही नहीं था, तो 2014 में रेडिकेट घोषित कर दिया। लेकिन अब जो यहाँ पे एक नया केस आया है मेघालय में, तो WHO ने एक इन्वेस्टिगेशन की। आफ्टर दैट पता चला है कि ये केस आया है कैसे, पोलियो ड्राइव्ड वैक्सीनेशन के कारण। मतलब जिसको ये वैक्सीन लग चुकी थी, अब वैक्सीन में होता क्या है कि वीक स्ट्रेन यूज़ किए जाते हैं किसी भी बीमारी की वैक्सीन के। तो अब यहाँ पर जिस भी पेशेंट में जो नया स्ट्रेन मिला है पोलियो वायरस का, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने यही कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर वैक्सीन ड्राइव्ड केस है। वैक्सीन ड्राइव्ड केस का मतलब होता है कि जब भी कोई भी वैक्सीन आपको लगती है, उसका जो सबसे वायरस का कमज़ोर स्ट्रेन है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है, यह यहाँ पर वंस इन अ वाइल्ड केस, मतलब कभी कभी बहुत सारे लोगों में से कोई एक आध केस वैक्सीन से रिलेट करता हुआ ऐसा हो जाता है। तो याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि नया स्ट्रेन कहाँ पे मिला, कब मिला, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी पोलियो फ्री है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपनी नर्सिंग के क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड है आपका क्वेश्चन, विच इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द नर्स इन द एंडोक्राइन क्लिनिक about a patient who has been taking prednisolone 40 mg daily for 3 weeks is most important to report to the health care provider। पहले क्वेश्चन समझिए, फिर मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि एज अ नर्स आपकी ड्यूटी यदि एंडोक्राइन क्लिनिक में लगी है, मतलब जहाँ पर जो ग्रंथियों से रिलेट करता हुआ ट्रीटमेंट हो रहा है, हार्मोनल ट्रीटमेंट होते हैं, तो यहाँ पर आपका पेशेंट है, उसने 40 mg डेली क्या लेता है, प्रेडनिसोलोन लेता है। तो यहाँ पर पेशेंट क्या है आपका, हु हैज़ बीन टेकिंग प्रेडनिसोलोन 40 mg डेली फॉर 3 वीक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिपोर्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यदि आपका कोई मरीज एंडोक्राइन क्लिनिक में आता है ट्रीटमेंट के लिए, वो डेली 3 वीक से प्रेडनिसोलोन ले रहा है, तो एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर उस पेशेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको बताने की। पेशेंट स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन 2 days ago। Patient has not been taking the prescribed vitamin D. Patient has bilateral 2+ pitting ankle edema. Patient blood pressure is 148/94 mm of Hg। यहाँ पर आपकी क्या है जो एज एन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को पता होना चाहिए, ये आपका एनसीलैक्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर यदि आपका मरीज प्रेडनिसोलोन ले रहा है, क्या है, मरीज यदि आपका प्रेडनिसोलोन ले रहा है, तो लेकिन उसने 2 दिन से प्रेडनिसोलोन नहीं ली, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो होगा और उसके कारण अलग अलग प्रॉब्लम्स है जो देखने को मिलेंगी। प्रेडनिसोलोन क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन है जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके इन्फ्लामेशन को भी कम करने का काम करेगा, और साथ ही साथ है जो ये कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को भी अफेक्ट करेगा। कॉर्टिसोल क्या काम करता है हमारी बॉडी में, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, बीपी, ब्लड शुगर, इन सब को मैनेज करेगा। तो यदि 2 दिन पहले से मरीज़ ने क्या किया है, 2 दिन पहले से मेडिकेशन नहीं ली है, तो आपका जाहिर सी बात है बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, ब्लड शुगर फ्लक्चुएट हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेडनिसोलोन को यदि सडनली स्टॉप किया जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ सकती हैं।
तो यहाँ पर आपके एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपका पेशेंट आपको यदि बताता है कि उसने 2 दिन से क्या है प्रेडनिसोलोन नहीं ली है, जो ले रहा है वो 40 mg डेली वो नहीं ली है, तो ये प्रॉब्लम का यहाँ पे टॉपिक आपका हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी से उतनी प्रॉब्लम सडनली प्रॉब्लम नहीं होगी ना, 2+ एंकल एडिमा से होगी। बीपी तो जाहिर सी बात है, यदि 2 दिन से मेडिकेशन नहीं ली है तो बीपी तो आपका डिस्टर्ब आएगा ही। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी बेस्ड जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा कि यदि 2 दिन से मेडिकेशन नहीं ली है पेशेंट ने आपके, तो वो है जो समस्या का विषय आपके लिए हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, आपका आंसर होगा यहाँ पर ए, पेशेंट स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन 2 days एगो। अब यहाँ पे देखिए 2 दिन पहले मेडिकेशन रोकने से हुआ क्या कि यहाँ पर प्रेडनिसोलोन क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। कब दिया जाएगा आपको, जब आपको कुछ इस तरीके की समस्याएं हो कि मैं जो नॉर्मल मेडिकेशन से ठीक ना हो रही हूँ तब स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर प्रेडनिसोलोन खुद एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। कॉर्टिसोल क्या करता है आपकी बॉडी में, स्ट्रेस को मैनेज करेगा, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में हेल्प करेगा, बीपी के लिए भी, मेटाबॉलिज्म के लिए। यदि आप इसको सडनली स्टॉप करते हैं तो जो यहाँ पर आपका एड्रिनल इनसफिशियंसी होगी, और यदि एड्रिनल इनसफिशियंसी हुई मतलब ग्लैंड ने प्रॉपर हार्मोन नहीं बनाए, जो कॉर्टिसोल बना रही है एड्रिनल ग्लैंड वो नहीं बनाया, उसके कारण और अदर प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जब भी आपके पेशेंट को, यदि कोई भी पेशेंट आपका हार्मोनल थेरेपी वाला हो, लेट से प्रेडनिसोलोन की जगह यदि आपका कोई पेशेंट थायराइड मेडिकेशन वाला हो, 2-3 days मेडिकेशन ना ले और यदि उसका टेस्ट कराओ तो रिपोर्ट उसकी गड़बड़ आ जाएगी। यदि आपका पेशेंट कोई और मेडिकेशन लेता हो, प्रेडनिसोलोन की जगह कोई भी हार्मोनल थेरेपी लेता हो, वो ना ले, तो उसकी बॉडी उसको विदिन 2-3 days में ही रिस्पॉन्ड शो करने लगेगी कंपेयर टू विटामिन डी और एडिमा वगैरह के। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वन, अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग कैक्सिलेट टू अ क्लाइंट, द नर्स एक्सप्लेन्स दैट दिस मेडिकेशन विल। यदि आपने अपने मरीज को कैक्सिलेट एडमिनिस्टर किया है तो एज अ नर्स आप अपने पेशेंट को क्या बताएंगे कि ये मेडिकेशन क्या है। इट विल लोअर योर पोटेशियम लेवल एंड इट विल हैव अ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट, लोअर योर पोटेशियम एंड हैव अ डाययूरेटिक साइड इफेक्ट, लोअर योर सोडियम एंड हैव अ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट, या फिर लोअर योर सोडियम एंड कॉज द डायरिया। और सोडियम इन दोनों को क्या करेगी, लो करेगी, क्या करेगी, लो करेगी। तो जो नॉर्मल पोटेशियम की क्या है, पोटेशियम की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है, 3.5 to 5.2 MEQ पर लीटर। ब्लड सीरम की मैंने यहाँ पे बताई है। जो पोटेशियम है नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 3.5 to 5.2 MEQ पर लीटर, या फिर 3.5 to 5.2 mmol पर लीटर। अब यदि इससे ज़्यादा होता है, यदि इससे ज़्यादा होता है तो क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, क्या होगा, हाइपोकैलेमिया, और कम होता है तो हाइपरकैलेमिया। अब ऐसे ही यदि आपको पता होगा कि जो ऑप्शन क्वेश्चन में आपको कहा गया है, क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि कैक्सिलेट दे रहे हैं, कैक्सिलेट क्या काम करती है, कैक्सिलेट का काम होता है कि पोटेशियम को बाइंड करने का काम करेगी, मतलब चिपकाने का एक तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पर यदि सोडियम का भी आपसे पूछा जाए, मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, सोडियम का होता है 135 to 145 MEQ पर लीटर। यहाँ पर सीरम वाली वैल्यू, ब्लड सीरम वैल्यू है दोनों। यदि पोटेशियम पूछे तो 3.5 to 5.2, और यदि सोडियम पूछे तो 135 to 145 MEQ पर लीटर। तो यहाँ पर जो कैक्सिलेट दिया जा रहा है, कैक्सिलेट का क्या काम क्या होता है कि ये मेडिकेशन पोटेशियम को बाइंड करने का काम करती है, क्या करने का काम करेगी, बाइंड करने का काम करेगी कोलोन में, और यहाँ पर इसके बदले में क्या देगी, सोडियम को एक्सचेंज करेगी। तो एज अ नर्स आप यदि आपके पेशेंट को बताते हैं तो ये क्या कर रही है मेडिकेशन, कैक्सिलेट पोटेशियम लेवल को कम करेगी, बाइंड करेगी, जब तो बाहर निकलेगा बाइंड करके साथ में, और लैक्सेटिव इफेक्ट को क्या करेगी, बढ़ा सकती। लैक्सेटिव का काम क्या होता है, स्टूल सॉफ्ट करने का काम। तो यहाँ पर कैक्सिलेट यदि आपको पता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो कैक्सिलेट में आपको ओनली इतना याद रखना है कि ये पोटेशियम बाइंडिंग एजेंट है।
तो यहाँ पर ये क्या करेगी, जब पोटेशियम को बाइंड करेगी तो अपने आप लेवल क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या है, लोअर योर पोटेशियम लेवल एंड इट विल हैव अ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट। पोटेशियम को बाइंड करेगी कोलोन से और सोडियम का एक्सचेंज करेगी, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड पोटेशियम लेवल कम ही होगा। जब बाइंड करेगी तो बाहर अपने आप बॉडी से एज अ लैक्सेटिव, मतलब फीकल मटेरियल के साथ में भी, स्टूल के साथ में भी पोटेशियम बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एज अर्ली एज 7th वीक ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी more than 50% of estrogen entering maternal circulation is produced in। तो यदि 7th वीक की प्रेगनेंसी के आसपास 50% से ज़्यादा एस्ट्रोजन है जो मैटरनल सर्कुलेशन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो कौन प्रोड्यूस करेगा, ओवरी, एंडोमेट्रियम, प्लेसेंटा या फिर फैलोपियन ट्यूब। आपको बता दें कि जो इनिशियल प्रेगनेंसी में तो यहाँ पे आपकी ओवरी बनाएगी, लेकिन यहाँ पर 7th वीक में, आफ्टर द 7th वीक के बाद और 8th वीक में प्लेसेंटा है जो एस्ट्रोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। एक कंटिन्यू प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एस्ट्रोजन यहाँ पे यदि मैटरनल सर्कुलेशन में 50% से ज़्यादा मैटरनल सर्कुलेशन में फ्लो हो रहा है एस्ट्रोजन, तो ये बनाया किसने है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो ये कौन बनाएगा यदि 50% से ज़्यादा एस्ट्रोजन मैटरनल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है आफ्टर द 7th वीक ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी में। अर्लीस्ट की बात की गई है, मतलब एज अर्ली एज 7th वीक। आफ्टर द 8th वीक से प्लेसेंटा भी बनाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन 50% एस्ट्रोजन जो मैटरनल सर्कुलेशन में फ्लो होगा, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों को बनाता कौन है, ओवरी बनाती है। लेकिन यदि आफ्टर दैट पूछते हैं आपसे क्या है, एज अर्ली एज मतलब शुरुआत की 7वें वीक तक की प्रेगनेंसी में, तो ये बनाएगी क्या, ओवरी। क्या बनाएगी यहाँ पे, ओवरी। याद रखें आपको, यहाँ पे आपका आंसर ओवरी होगा। लेकिन यहाँ पर आफ्टर 8th वीक से पूछें, आफ्टर 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तब बनाएगा कौन, प्लेसेंटा। याद रखें आप, नॉर्मल कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बहुत, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरुआती टाइम में हॉर्मोन्स बनाती है कौन, ओवरी। क्या बनाएगी, ओवरी बनाएगी। लेकिन आफ्टर दैट स्टेज के बाद प्लेसेंटा भी ये बनाना स्टार्ट कर देता है 8वें वीक के बाद से। क्लियर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HBNC, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, HBNC। ऑप्शन में होम बेस्ड न्यू मदर केयर, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, हाउस बेस्ड न्यू मदर केयर या फिर हॉस्पिटल बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। क्या होगा यहाँ पर HBNC का फुल फॉर्म, तो HBNC का मतलब होता है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। क्या होगा, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे पहले आपको मीनिंग बता दें कि जो यहाँ पे आपका HBNC होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, क्या होगा, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। अब ये HBNC केयर है जो यहाँ पर कब लाई गई थी, 2011 में। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर स्कीम को लाया गया था 2011 में। अब यहाँ पर ये जो HBNC है, इसके इंसेंसिटाइज्ड कौन होते हैं, मतलब इसको कौन कंडक्ट करते हैं, तो वो होंगी आशा वर्कर, जो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं। वो विजिट करती हैं घर, जिस भी घर में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वहाँ पर जाके पूरी प्रेगनेंसी भर यहाँ पे क्या करती हैं, यहाँ पे जो डेटा वगैरह तो रहता है वो करती हैं। लेकिन जब होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर की बात आती है, आफ्टर द डिलीवरी के बाद दी जाने वाली केयर, अब जो डिलीवरी यदि घर पे हो गई हैं तो उनको भी दिया जाएगा केयर, और जो हॉस्पिटल में हुई हैं घर आ गई हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद, उनकी भी केयर यहाँ पे की जाएगी। तो यहाँ पर 42 दिनों तक की केयर, यहाँ पर कितनी, जो परपीरियम पीरियड होता है कितने दिनों का होता है, पोस्टपार्टम पीरियड और परपीरियम पीरियड 42 दिनों का होता है। क्लियर। तो अब जो यहाँ पर HBNC केयर है, क्या है, HBNC केयर है, तो यहाँ पर इस HBNC केयर में जो विजिट की बात करें, हम विजिट की बात करें, 6 विजिट की जाती हैं यदि क्या हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई हो। मतलब ये आपको विजिट याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं कि यदि किसी की हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो जो आशा वर्कर जाती हैं विजिट के लिए, आशा वर्कर फ्री में तो जाके विजिट करेंगी नहीं। यदि हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो 3rd डे से जाके चेक करेंगे, क्योंकि शुरुआती 48 घंटे तक तो हॉस्पिटल में ही रहेगी प्रेग्नेंट लेडी और बच्चा।
तो यहाँ पर न्यूनेटल मोर्टेलिटी को कम करने के लिए 6 विजिट की जाएंगी। कहाँ पे? यदि हॉस्पिटल वाली डिलीवरी हुई हो तो कब कब की जाएंगी आशा के द्वारा वो विजिट? डे 3 में, डे 7, डे 14, डे 21, डे 28 और डे 42। याद रखना एग्जाम में पूछी जाती हैं। यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी तो 6 विजिट, होम बेस्ड डिलीवरी होगी तो ओनली यहाँ पर जिस दिन डिलीवरी हुई वो दिन एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। 1, 3, 7 जो 6 विजिट है वहाँ पे दिन स्टार्ट हुए तीसरे दिन से, क्योंकि 48 घंटे तक हॉस्पिटल में रहे इसलिए। अब जो 7 विजिट होती हैं होम बेस्ड डिलीवरी में, तो 1, 3, 7, 14, 21, 28, 42 ये क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में। ANM में भी आ सकता है, GNM में भी आ सकता है। और आशा जब पर विजिट के लिए जाएगी तो उसको पर विजिट का 250 रुपीज़ है जो प्रोवाइड किया जाएगा। वो पेमेंट आपको नहीं देनी है, वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है। जो होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर है वो जो पेमेंट होती है वो कब दी जाती है? पर विजिट में 250 रुपये। किसके लिए? आशा के लिए। क्लियर? नेक्स्ट इज देखने को मिलते हैं मीजल्स में। किसमें? मीजल्स और रूबियोला में बॉडी पर रोज कलर के, मतलब कि रेड स्पॉट्स, जो कि हम रोज कलर भी कह सकते हैं, मेनली ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? चेस्ट के यहाँ पे, एब्डोमिनल एरिया में, पूरी बॉडी पे भी रहेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉप्लिक स्पॉट्स। क्या कहलाएंगे? कॉप्लिक स्पॉट्स। रोज कलर के रैसेस हैं यहाँ पे, ये क्या है? रोज रेड स्पॉट्स हैं, फीवर रहेगा। साथ ही साथ यदि आपको पूछा जाता है कि कॉप्लिक स्पॉट्स और रोज कलर के स्पॉट्स, तो वो देखने को मिलेंगे मीजल्स में। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है जो मीजल्स और चिकन पॉक्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा, वो होगा कि जब चिकन पॉक्स होता है तो फीवर होगा, हेडेक होगा, फटीग होगी, ये सब में होगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन वाले क्या होंगे? ईची स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। जो ब्लिस्टर हैं बाद में क्या होगी? इनमें ईचिंग होगी। रेड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे किसमें? चिकन पॉक्स में। लेकिन मीजल्स के जो स्पॉट्स होते हैं वो कॉप्लिक स्पॉट्स, जैसे कि इनसाइड द इवन माउथ के अंदर भी होंगे, लेकिन चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सबसे पहले एक और जो डिफरेंस है दोनों में से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हैं जो रेड स्पॉट्स होते हैं चिकन पॉक्स में, वो आपके चेस्ट, फेस और बैक पे होंगे। लेकिन जब भी मीजल्स होता है तो रेड ब्लॉटी रैसेस रहेंगे, ये सबसे पहले आपको फोरहेड पे, मतलब कि माथे पे होंगे। कॉप्लिक स्पॉट्स एक क्लासिकल साइन होता है किसका? मीजल्स का। क्लियर? और जो यहाँ पे ऑप्शन में टिटनस का पॉजिटिव एजेंट होता है क्लोरेस्ट्रिडियम टिटेनी, जो कि एक बैक्टीरिया है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 दिन का, एटलीस्ट 10 दिन का, जो कि 3 से 21 दिन तक माना जाता है, बट बेस्ड ऑन यदि एवरेज ड्यूरेशन हम बात करें तो 10 दिन का। इंक्यूबेटरी पीरियड का मतलब होगा कि जो क्लोरेस्ट्रिडियम टिटेनी आपकी बॉडी में इस सॉइल, मिट्टी के थ्रू जाएगा, मिट्टी के थ्रू आपकी बॉडी में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा क्लोरेस्ट्रिडियम टिटेनी, जो कि एक बैक्टीरिया है। और ये आपको जहाँ पर कहीं कट है या फिर कुछ वुंड, वहाँ उस एरिया के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करेगा, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है। याद रखें, टिटनस है जो एक कम्युनिकेबल डिसीज़ में आएगा, बट ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन या फिर ड्रॉपलेट इस तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो गए। यदि मिट्टी में क्लोरेस्ट्रिडियम टिटेनी जो बैक्टीरिया आपको कहीं पे भी कटवट लगा हुआ है तो उसके थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करेंगे। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अस्थमा कैसे प्रिवेंट होगा? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन, टेक वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, या फिर नन ऑफ द अबव। अस्थमा एक तो होता है जेनेटिकली, कि मतलब फैमिली के मेंबर के कोई दूसरे को हो सकता है। दूसरा होता है कि एलर्जिक, मेनली एलर्जी के कारण ही होता है। तो एलर्जिक अस्थमा में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपका अस्थमा में होगा क्या कि आपको ब्रोंकोस्पाज्म होगा, जो आपका पूरा ब्रोंकियल एयरवे क्या होंगे? नैरो होंगे, यहाँ पे स्पाज्म देखने को मिलेगा। फिर इसको डायलेट करने के लिए आप इनहेलर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप यदि एलर्जिक अस्थमा है तो जिनको अस्थमा होता है उनको डॉक्टर क्या कहते हैं? धूल मिट्टी से दूर रहिए, पॉलेंस, जो फ्लावर्स के पॉलेंस होते हैं उनसे दूर रहिए। जिस भी चीज़ों से आपको एलर्जी है उन चीज़ों से दूर रहिए। तो यहाँ पर भी वही है कि अस्थमा को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो होगा प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन्स। क्या है? प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन।
सिम्टम्स यदि अस्थमा के आपको आते हैं तो सबको पता है सांस लेने में दिक्कत होगी। क्लासिकल साइन होता है वीजिंग, जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे सीटी जैसे साउंड आएगा। सोएंगे, जब सांस लेते ही नहीं बनेगी तो सोने में भी दिक्कत होगी, खांसी आएगी और आप थके थके फील करेंगे। इसके कॉज और ट्रिगर्स होते हैं, सबसे पहले पॉल्यूशन, स्मोकिंग, हाउस होल्ड केमिकल, डिओड्रेंट्स हो गए, स्प्रे वगैरह हो गए। बैक्टीरिया वायरस भी कभी कभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एनिमल्स के जो फर है, मतलब जो फैदर होते हैं, यदि जो पक्षी हैं उनके फैदर हो गए, एनिमल्स हो गए, डस्ट हो गया, यदि आपने कुछ स्पाइसी फूड खा लिया, तो ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, आपको मान लीजिए ऑलरेडी अस्थमा है, आपको क्या है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, हिंदी में इसको श्वास ही बोलते हैं, यदि वो दिक्कत है और यदि आप ऐसी जगह चले गए कि आपको ये चीज़ें क्या करेंगी, ट्रिगर का काम करेंगी, मतलब उन सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगी, तो आप उन चीज़ों से दूर ही रहिए, तो आपके लिए प्रिवेंशन का एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम किसके द्वारा होगा, निसीरिया गोनोरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस वायरस या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम, तो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। जब बेबी डिलीवर होते हैं उस टाइम पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका कॉज रहेगा ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का, वो होगा निसीरिया गोनोरिया। क्या रहेगा, निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम क्या कहते हैं, न्यूबॉर्न कंजक्टिवाइटिस, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी है वो लेबर रूम में डिलीवर होते हैं, जब उनको जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम होने के चांस रहेंगे। इसी के लिए 5 क्लीन प्रैक्टिस भी अपनाई जाती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, 5 क्लीन प्रैक्टिस ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को प्रिवेंट करने के लिए ही अपनाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो निसीरिया गोनोरिया है, ये होगा बच्चे को कैसे होगा, तो यहाँ पर जो निसीरिया गोनोरिया है अकॉर्डिंग टू WHO के, जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम कॉज करेगा, निसीरिया गोनोरिया आपने पढ़ा कि गोनोरिया जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ है उसको कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, लेकिन ये ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम मतलब कंजक्टिवाइटिस ऑफ न्यूबॉर्न के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करेगा, आई इन्फेक्शन करेगा, जो कि डिलीवरी होने से लेके लाइफ के पहले 30 दिन तक, मतलब आज जन्म हुआ 31 मार्च को, तो 30 अप्रैल तक भी इवन बच्चे को है जो ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम हो सकता है। और ये जनरली बर्थ कैनाल के थ्रू होगा। यदि माँ को STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, माँ को गोनोरिया है, तो बच्चे को होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। और इसका मेन कॉज क्या है, ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम। नेक्स्ट इज नेग्री बॉडीज आर सीन इन विच कंडीशन। नेग्री बॉडीज किस केस में देखने को मिलेंगी, ट्यूबरक्लोसिस में, HIV इंसेफेलाइटिस, रेबीज या फिर हर्पीज में। तो जो नेग्री बॉडीज क्या है, नेग्री बॉडीज देखने को मिलती हैं रेबीज में। किस में देखने को मिलती हैं, रेबीज में। नेग्री बॉडीज देखने को कहाँ पे मिलेंगी, ब्रेन के अंदर। क्या है, जो ब्रेन के अंदर जब आप CT स्कैन वगैरह होगा तब नेग्री बॉडीज दिखाई देंगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, रेबीज में जो साइन, इसके क्लासिकल साइन पूछते हैं, तो एक तो होता है हाइड्रोफोबिया, दूसरा होता है लेरेंजियल स्पाज्म। कल जो PGI संगरूर का पेपर हुआ है उसमें रेबीज का क्लासिकल साइन पूछा गया है, तो वो क्या है, लेरेंजियल स्पाज्म। इसका एक क्लासिकल साइन होगा कि आपकी जो लेरेंग से क्या होगी, सिकुड़ेगी। और रेबीज होगा कैसे, इन्फेक्टेड जो कैट है या फिर डॉग है उसके बाइट करने के कारण। रेबीज का ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन ओनली रेबीज की ही दी जाती है, मतलब पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन, मतलब कि जब रेबीज हो गया उसके बाद इसकी वैक्सीन दी जाएगी। कुत्ते ने काट लिया तब दी जाएगी, ऐसा नहीं कि पहले से ही दे के रखी जाए। तो रेबीज क्या हो गया, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन में आएगा। इसका यदि डॉग ने जैसे ही बाइट किया तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि रनिंग वाटर में हाथ पाँव जहाँ पे भी काटा उसको वॉश करते रहिए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल MUAC इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। तो मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, जो कि एक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, बच्चा प्रॉपर हेल्दी है या नहीं उसको असेस करने के लिए, चेक करने के लिए। तो एक नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना होगा, 12 to 16 सेंटीमीटर, 9 to 11 सेंटीमीटर, 16 to 17 सेंटीमीटर या फिर 20 to 21 सेंटीमीटर। बेबी होता है उसका नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होता है 9 to 11 तक। कितना,
9 से 11, 9 से 11। यहाँ पर ये जो एक टेप यूज़ होता है हमेशा एग्जाम में आता है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस को मेजर करने के लिए। ये टेप क्या कहलाता है? कहलाता है साकिर टेप। इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, क्या है यह? साकिर टेप। नॉर्मल न्यूबॉर्न हेल्दी बेबी का MUAC होता है 9 to 11। मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। यहाँ पर न्यूट्रिशनल असेसमेंट को चेक करने के लिए टिप ऑफ द शोल्डर के मिड पॉइंट से लेके एल्बो के टिप तक क्या किया जाएगा? MUAC टेप, जो कि साकिर टेप है, यूज़ किया जाता है, उससे न्यूट्रिशनल असेसमेंट चेक किया जाता है। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का जो MUAC होता है 9 से 11। लेकिन जब यही जो MUAC है कितना हो जाए? 11 से कम चला जाता है, मतलब बच्चा क्या है? MUAC उसका क्या है? डिस्टर्ब्ड है। अब यहाँ पर 3 जो बैंड है यूज़ होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन मतलब बच्चा का MUAC अच्छा है, प्रॉपर है। येलो है मतलब बच्चे को आप खिला पिला के ठीक कर सकते हैं। रेड है मतलब कि बच्चे का क्या है? जो बहुत ही ज़्यादा अंडर नरिश्ड है, सीवियर माल नरिश्ड बच्चे की कैटेगरी में जाएगा। 1 साल तक MUAC 12 से 16 रहेगा, फिर स्लो बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि बच्चों की जो आर्म्स है एज़ कम्पेयर टू न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं उनकी आर्म्स 1 साल तक जो MUAC है बढ़ेगा। लेकिन जब आप देखेंगे 1 साल से लेके 5-6 साल तक के बच्चे का, तो जो उनकी आर्म्स है वैसे ही रहेंगी, बॉडी की लंबाई, हेल्थ, हाइट सब बढ़ते जाएगी। आर्म्स बिल्कुल स्लो वे में जो MUAC है सेंटीमीटर में आप नापेंगे तो क्या रहेगा? सेम एज भी रह सकता है, पर थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। यहाँ पर एक रेंज दी हुई है कि 12 साल में 17 से 18 रहेगा MUAC, 15 साल है तो 20 से 21। अब यहाँ पर ये जो टेप दिया हुआ है 3 बैंड होते हैं इसमें, कितने? 3। ग्रीन है मतलब बच्चा क्या है? न्यूट्रिशनल लेवल बच्चे का प्रॉपर है, ओके है। कितने कैसा है? प्रॉपर है, ओके है। येलो है यदि बच्चे का, येलो बैंड में आता है मतलब बच्चा क्या है? बच्चे को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आप खिला पिला के ठीक कर सकते हैं। यदि रेड है मतलब बच्चा बहुत ही ज़्यादा अंडर नरिश्ड है और माल नरिश्ड है, ऐसे बच्चे को प्रॉपर केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज इन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड टोडलर ग्रुप। तो स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन सी स्टेज को टोडलर ग्रुप में कंसिडर किया जाता है? 0 to 28 days, 28 days to 1 year, या फिर 1 year to 3 year, या फिर 3 to 6 year। कौन सी स्टेज है ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो टोडलर ग्रुप कहलाएगी? तो वो कहलाती है 1 से 3 साल तक की एज। कितना? 1 to 3 year। 0 to 28 days से न्यूनेट में आएंगे, 0 to 28 days न्यूनेट, 28 days to 1 year इट्स इन्फेंट, 1 year to 3 year इट्स कॉल्ड द टोडलर एंड 3 to 6 year इज द प्री स्कूलर। क्लियर? अब यहाँ पर आप देखिए 2 तरीके के पीरियड होते हैं। एक तो होता है प्रीनेटल पीरियड, मतलब जब जो ड्यूरेशन बच्चे का जो फीटल टाइम पीरियड है, फीटस या फिर यूट्रस में रहेगा बच्चा, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? प्रीनेटल पीरियड। फिर होता है दूसरा पोस्टनेटल पीरियड, मतलब आफ्टर द डिलीवरी वाला पीरियड। होता है ओवम, 0 to 14 days आफ्टर द कंसेप्शन। क्या होगा? 0 to 14 days आफ्टर द कंसेप्शन। फिर आता है एम्ब्रियोटिक पीरियड। एम्ब्रियोटिक पीरियड का मतलब है 14 days to 8 week। कितना? 14 days to 8 weeks तक का। फिर आता है फीटल पीरियड। फीटस पीरियड का मतलब होगा 8 वीक से लेके बर्थ तक। यदि जो बेबी है यूट्रस में ही रहता है तो वो फीटस कहलाएगा। जब बाहर आएगा तब हम उसको बेबी में या फिर बच्चे में कंसीडर करते हैं। तो जो यूट्रस में है, मतलब जन्म के पहले यूट्रस में है, गर्भाशय में है, तो वो कहलाएगा फीटस। आफ्टर दैट बाहर आएगा तब वो बेबी की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। फिर होता है दूसरा होता है पोस्ट नेटल पीरियड। तो प्रीनेटल पीरियड का मतलब बिफोर डिलीवरी, प्री मतलब पहले और नेटल मतलब जो यूट्रस में है बेबी तब। दूसरा पीरियड होता है पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड का मतलब होगा बेबी डिलीवर हो गया, फीटल डिलीवर हो गया तो बेबी की कंडीशन कैटेगरी में आ गया। न्यूबॉर्न और न्यूनेट कहलाएंगे 0 to 28 days तक के। कितना? 0 to 28 days तक के कहलाएंगे न्यूबॉर्न, बेबी और न्यूनेट। इन्फेंसी पीरियड कहलाता है 28 दिन से लेके 1 साल तक का पीरियड। टोडलर 1 year to 3 year, 1 साल से 3 साल तक के बच्चे किस में आएंगे? टोडलर में। जो आपने आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह देखे हैं वहाँ पे आपको
बच्चों को जब आप रजिस्टर कराते हैं तो 1 से 3 साल तक के। फिर जो ड्यूरेशन होता है वो होता है प्री स्कूलर, मतलब जो LKG UKG वाले बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्री स्कूलर वाले बच्चे। तो इनकी जो एज है वो होती है 3 से 6 साल तक। फिर आते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और स्कूलर 6 ईयर टू 10 ईयर तक। फिर आता है एडोलसेंट एज ग्रुप, तो ये होता है प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड तक। तो एज ऑन WHO कह दिया आप मानते हैं, तो जो WHO ने कहा है तो इसके अकॉर्डिंग तो 10 से 19 साल तक, कितना 10 से 19 साल तक के बच्चे किसमें कंसीडर किए जाएंगे, एडोलसेंट एज ग्रुप में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आता है अर्ली, फिर आता है इसमें अर्ली, मिडिल और लेट। तो अर्ली का मतलब है 12 से 14 साल, मिडिल 14 से 16 और लेट 16 से 20। 21 साल के बाद आप जो किस कैटेगरी में जाएंगे, 21 ईयर के बाद आप जाएंगे किस में, एडल्ट की कैटेगरी में। तो 10 से 19 साल तक का जो ड्यूरेशन है अकॉर्डिंग टू WHO के क्या कहलाता है, एडोलसेंट पीरियड। व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। तो एक नॉर्मल जो बच्चा है 1 साल से लेकर 2 साल तक का, उसकी पल्स रेट कितनी होगी, 80 to 130 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 78 to 120 पर मिनट, या फिर 60 to 100 पर मिनट। यदि यही आपको न्यूबॉर्न बेबी में पूछे तो ये होती है 140 तक, कितना 140 तक। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है कि जो बच्चा है 1 साल से 2 साल तक की एज ग्रुप का, तो यहाँ पर इसकी पल्स रेट होगी 80 से 130 पर मिनट तक, कितना 80 से 130 पर मिनट तक। अब जो पल्स रेट है क्या है, पल्स रेट है पर मिनट के अकॉर्डिंग, जो जितना बच्चा छोटा रहेगा, मैं आपको बता दूं कि जो जब बेबी फीटस है जो यूट्रस में ही रहेगा तब होती है यहाँ पे 120 से लेके 160 तक की रेंज कंसीडर की जाती है, 140 को बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा तो उसकी तुरंत तो पल्स रेट नहीं घट जाएगी, तो उसका धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे पल्स रेट क्या होगी, घटती जाएगी। एक एडल्ट पीरियड तक पहुँचते पहुँचते एट द टाइम ऑफ बर्थ से लेके एडल्ट पीरियड तक पहुँचते पहुँचते वो हाफ हो जाती है, मतलब कि 70-72 की कैटेगरी में चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर यदि न्यूबॉर्न बेबी में पूछे तो वो होगा कितना 160 तक की रेंज में। लेकिन 1 से 2 साल के बच्चे में पूछते हैं तो वो होगी 80 से 130 पर मिनट। नेक्स्ट है यहाँ पर टेम्परेचर। द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। तो नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर कितना होगा न्यूबॉर्न बेबी का, 40 to 42 डिग्री सेल्सियस, 30 to 32 डिग्री सेल्सियस, 33.5 to 34.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सिलरी टेम्परेचर की बात की जा रही है न्यूबॉर्न बेबी में। न्यूबॉर्न बेबी में जो एक्सिलरी टेम्परेचर होगा वो होगा 36.5 से लेकर 37.4 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने इसको नोट डाउन कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो एक एक्यूरेट टेम्परेचर, सबसे सही टेम्परेचर बताता है रेक्टल एरिया। कौन सा एरिया, रेक्टल एरिया। तो यहाँ पर एक जो बच्चा है न्यूबॉर्न बेबी है जिसका रेंज होगा बॉडी टेम्परेचर का होगा 36.5 टू 37.4 डिग्री सेल्सियस तक। एक्सिलरी टेम्परेचर की यहाँ पे बात हो रही, रेक्टल का पूछते तो 0.5 है जो डिग्री ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज वेट ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 3.5 kg, देन विच एज बेबी वेट ट्रिपल। यदि बच्चे का वजन जन्म के समय 3.5 किलोग्राम में 3500 ग्राम है तो उसका वजन ट्रिपल मतलब 3 गुना किस उम्र में होगा, 12 मंथ में, 6 मंथ में, 15 मंथ में, या फिर 24 मंथ में। तो यहाँ पर बच्चे का वजन यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ 3.5 kg है तो ये डबल होगा 6 महीने की उम्र में। कितना डबल होगा, 6 महीने में। अब 3 गुना कब होगा, तो ये 3 गुना हो जाता है बच्चे का वजन 12 महीने की उम्र में। यदि बच्चे का वजन 3.5 किलोग्राम है तो ये 7 किलो हो जाएगा कब, 6 महीने में, 5 से 6 महीने के बीच में। एग्जाम में आता है तो आप 6 मंथ मार्क कीजिए। लेकिन यदि ट्रिपल पूछते हैं तो 1 ईयर में और 12 मंथ में। तो जब 6 महीने में 7 किलो हो सकता है यही वजन, 3 गुना
3 गुना मतलब 3.5 इंटू 3 कीजिए आप, तो जो भी आपका निकल के आता है वो कितना होगा, 3 गुना। और ये वजन होगा बच्चे का कितने में, 1 साल की उम्र में। यदि नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 टू 3.5 kg होता है, एक इंडियन न्यूबॉर्न बेबी की यदि हम बात करें 2.5 से 3.5 kg को नॉर्मल बर्थ में कंसीडर किया, बर्थ वेट में कंसीडर किया जाता है। यदि 2.5 kg से कम बच्चे का वजन होता है, दैट मीन्स बच्चा क्या है, लो बर्थ वेट बेबीज है। कौन सा, LBW। नेक्स्ट है एंटी स्कैनिंग, नेचुरल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग शुड बी डन बिटवीन। तो एंटी स्कैनिंग की जाती है प्रेगनेंसी में, कब की जाती है, 6 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 20 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो 20 से 22 वीक के में तो एनोमली स्कैनिंग किया जाता है। कौन सा, एनोमली स्कैनिंग, दैट मीन्स जो 5th मंथ में किया जाता है, जिसमें क्या पता किया जाता है कि बच्चे को कोई जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही है, बच्चे को डाउन सिंड्रोम तो नहीं हो रहा है, इन सबको असेस करने के लिए। एक होता है नेचुरल ट्रांसल्यूसेंसी, ये होता है 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। कब, 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में एंटी स्कैनिंग किया जाता है। इसमें ये चेक किया जाता है कि जो फीटल की नेक है, फीटल की जो नेक है यहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन तो नहीं हो रहा है, और सोनोग्राफी के थ्रू पता किया जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी स्कैनिंग। क्या है, एंटी स्कैनिंग। बच्चे को जो स्पाइना बाइफिडा जो हम कहते हैं वो इसी एंटी स्कैनिंग से जो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो कि ड्यूरेशन कितना होता है, 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी। एनोमली स्कैनिंग में क्या किया जाएगा, एनोमली स्कैनिंग या फिर हम ये कह सकते हैं की जाती है 5वें महीने में। कब, 5वें महीने में। और एंटी स्कैनिंग की जाती है 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। 8वें महीने में की जाती है ग्रोथ स्कैन, मतलब बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हुई है नहीं। नेक्स्ट वन इज इंसर्शन ऑफ PPIUCD इज डन आफ्टर डिलीवरी, पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब डिलीवरी होने के बाद PPIUCD मतलब पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, कितने टाइम के बाद इंसर्ट की जाएंगी, विदिन 72 आवर, विदिन 48 आवर, विदिन 7 आवर, विदिन 14 आवर। कितने टाइम के अंदर इसको क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा, तो ये इंसर्ट की जाती है विदिन 48 आवर के, कितना, 48 घंटों के अंदर। नेक्स्ट इज द 3-tier सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल पर जो 3 टायर्स गवर्नमेंट का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, ब्लॉक लेवल पर कौन सा होगा, पंचायत समिति होगी, न्याय पंचायत होगी, जिला परिषद होगी कि ग्राम सभा होगी, कौन होगा, 3 टायर सेल्फ जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उस लेवल पे। तो यहाँ पर होगा, यदि ब्लॉक लेवल पे पूछते हैं तो पंचायत समिति, क्या होगी, पंचायत समिति। ये रहा 3 टायर सिस्टम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, जो कि पंचायत होती है विलेज लेवल पर, गांव के लेवल पर सरपंच होता है, मुखिया होता है गांव का। पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। नेक्स्ट इज IMNCI टारगेट ग्रुप इज, एग्जाम में IMNCI से खूब क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। या तो यहाँ पे कलर कोड पूछा जाएगा कि येलो क्यों यूज़ होगा, पिंक क्यों यूज़ होगा, ग्रीन क्यों यूज़ होगा। तो यहाँ पर IMNCI में टारगेट ग्रुप क्या है, अप टू 5 ईयर, अप टू 10 ईयर, अप टू 12 ईयर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो IMNCI में टारगेट ग्रुप है वो होता है 5 साल तक का, जन्म से लेके 5 साल तक का है, जो क्या होगा, ग्रुप कंसिडर किया जाता है। 3 तरीके का इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है बेस्ड ऑन सिम्टम्स के। एक होता है पिंक कलर, मतलब जिसमें बच्चे को अर्जेंट रेफरल की ज़रूरत होगी, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। येलो में घर पे ही बच्चे को ठीक कर सकते हैं, तो वो होगा ग्रीन कलर कोड। कौन सा, ग्रीन कलर कोड। पिंक, येलो एंड ग्रीन, ये 3 कलर कोड इसमें मेनली यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर बच्चे को एज एन सिम्टम के तौर पर फिर असेस किया जाता है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, a patient has just returned from the post anesthetic care unit after hemorrhoidectomy. His post operative order includes sitz bath every morning. Nurse understands that sitz bath is necessary for
इजी सा क्वेश्चन है। हेमरॉइडेक्टोमी हुई है, हेमरॉइड की सर्जरी की गई है। पर्सन को सिट्जवाथ डॉक्टर ने क्या किया है, पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर में कंसीडर किया है। मॉर्निंग टू मॉर्निंग क्या करना है, सिट्जवाथ करना है। तो इसका मेन काम क्या है, रिलीव द टेंशन, प्रमोट हीलिंग या फिर रिड्यूस्ड पेन या फिर नन ऑफ द अबव। सिट्जवाथ क्यों दी जाती है, पेरिनियल एरिया में यदि कुछ भी कट लगे हुए हैं या फिर कुछ सर्जरी वगैरह हुई है तो उसको हील करने के लिए, इसके लिए हील करने के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि क्लीनिंग भी प्रॉपर होती रहे। तो यहाँ पर यदि हेमरॉइड की सर्जरी की गई है तो जो सिट्जवाथ का मेन एम होगा हीलिंग को प्रमोट करना। क्या है, हीलिंग को प्रमोट करना। नेक्स्ट इज इन इंडिया डेथ हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी डेज। तो भारत में डेथ कितने दिनों के अंदर रजिस्टर की जाती है, 3, 7, 21 या फिर 14। तो अकॉर्डिंग टू बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, 1969 में जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, उसके जो इंडिया में डेथ है और जन्म और मृत्यु दोनों के लिए 21 दिनों का टाइम दिया जाता है। कितना, 21 दिनों का टाइम है जो यूज़ किया जाता है। विद इन 21 डेज के डेथ और बर्थ दोनों चीज़ों को क्या किया जाता है, रजिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन अ पर्सन विथ एन एलर्जी। यदि किसी पर्सन को एलर्जी हुई है तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है सबसे हाई रहेगी, IgE, IgM, IgA या फिर IgG। तो यदि किसी पर्सन को एलर्जी हुई है तो जो सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन हाई होती है वो होगा इम्यूनोग्लोबुलिन ई। एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन हुआ है तब भी इम्यूनोग्लोबुलिन ई। सर्दी खांसी हुई है आपको, मतलब कि किसी भी तरीके की एलर्जी होती है, तब कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट रहेगा और हाई रहेगा, वो होगा इम्यूनोग्लोबुलिन ई। यदि आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी पता करना है तो आप जो इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट कराते हैं वो होता है IgE, मतलब 200 से ज़्यादा जा रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन ई का लेवल, मतलब आपको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। अब यहाँ पर IgG जो कि लार्जेस्ट नंबर में रहेगा, प्लेसेंटा को ओनली क्रॉस करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है IgG। और क्रोनिक इन्फेक्शन, यदि आपको लॉन्ग टर्म का इन्फेक्शन होता है तब IgG एक्टिवेट होगा। याद रखें, क्रोनिक इन्फेक्शन में IgG प्रेजेंट होगा, लार्जेस्ट नंबर में होगा 75%। प्लेसेंटा को ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन G ही क्रॉस कर सकता है। फिर आता है IgM जो कि लार्जेस्ट इन साइज, एविडेंट इन साइज पूछे, IgM नंबरिंग में पूछे तो IgG। एक्यूट इन्फेक्शन मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी इन्फेक्शन होता है तो IgM है जो एक्टिवेट रहेगा। IgE एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होगा। इम्यूनोग्लोबुलिन ए रहता है ब्रेस्ट मिल्क में, म्यूकोसा में, ब्लड में, आंसुओं में। फिर यहाँ पर IgD एक डिफरेंस क्रिएट करेगा बी लिम्फोसाइट के बीच में। तो यहाँ पर मेनली ये 4 ही आते हैं, GMEA। क्या है, या तो आप इसका नाम गेम के नाम से याद रख सकते हैं, GAME या फिर GMEA। G मतलब सबसे ज़्यादा नंबर, M मतलब साइज बड़ी, E मतलब एलर्जी में, हाइपर सेंसिटिविटी में, A मतलब यहाँ पर माँ के दूध में रहेगा, म्यूकस में रहेगा, ब्लड में रहेगा। नेक्स्ट इज रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, हेनरी डोनाल्ड ने, हेनरी साइकिल, रोनाल्ड रॉस या फिर हेनरी फोर्ड ने। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी हेनरी डोनाल्ड ने 1920 में। कब, 1920 में हेनरी डोनाल्ड ने। नेक्स्ट इज एंटीबॉडी विच कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा इज। तो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है, IgG, IgM, IgE या फिर IgA। तो IgG तो क्रॉस कर सकती है, IgE एलर्जी में रहेगी और IgA मिल्क में रहेगी, ब्रेस्ट मिल्क में रहेगी, लेकिन प्लेसेंटा को जो क्रॉस नहीं कर पाएगा वो होगा IgM। कौन सा, इम्यूनोग्लोबुलिन M। नेक्स्ट वन इज द पैगेट्स डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो पैगेट्स डिसीज का यहाँ पर कौन सा साइन है, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सेमिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो पैगेट्स डिसीज में क्या होगा, कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड सीरम में बढ़ेगा। क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। तो ये किसके कारण होगी, हाइपरकैल्सेमिया के कारण।
PDB पैगेट डिसीज ऑफ द बॉन, जिसमें आपकी एक या फिर ज़्यादा बॉन्स अफेक्ट होंगी, असिम्प्टोमेटिक रहेगा, मतलब कुछ दिनों तक तो आपको अंतर ही समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपकी बॉन्स क्या करेंगी, आपके ब्लड सीरम में जो ज़्यादा कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी। क्या करेंगी, बॉन में रीअब्जॉर्प्शन होगा, एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, मतलब ज़्यादा कैल्शियम आपके सीरम से खींच के अपनी बॉन में डिपॉजिट करेंगे। जब ज़्यादा कैल्शियम होगा तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, तो वो क्या कहलाएगी यहाँ पे, पैगेट्स डिसीज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस, कौन सी डिसीज है जो कि वायरस से होगी, रेबीज, मम्स, एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड, टेटनस या फिर कोलेरा, टीबी। तो यहाँ पर जो डिसीज़ किससे हो रही हैं, वायरस से हो रही हैं, वो कौन सी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो है रेबीज और मम्प्स। क्या है, रेबीज और मम्प्स, ये दोनों वायरल डिसीज़ हैं। एक होती है लाइजा वायरस से, दूसरी मम्प्स भी क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। एड्स और सिफिलिस, तो एड्स यहाँ पर HIV वायरस से हो रहा है, सिफिलिस होगा ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से, टाइफाइड होगा साल्मोनेला एंट्रिका सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया या फिर साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। टिटनस भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होगा, कोलेरा विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से होगा, टीबी होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो यहाँ पर एक आपसे पेयर पूछा है कि कौन सा पेयर है जो कि वायरस के थ्रू हो रहा है, तो होगा रेबीज और मम्स। बाकी एड्स, सिफिलिस, टाइफाइड, टिटनस, कोलेरा, टीबी, ये सभी किससे हो रही हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज द VIA इज यूज्ड टू, तो VIA का यूज़ किसके लिए किया जाता है, डायग्नोज द ओरल कैंसर, ट्रीट द लंग्स कैंसर, रेडिएशन थेरेपी फॉर इंटेस्टाइनल कैंसर या फिर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो VIA का इस्तेमाल किया जाता है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, अरे स्पैटुला यूज़ करके सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पे VIA को यूज़ किया जाता है। सिंपल और इनएक्सपेंसिव टेस्ट होता है जो कि सर्वाइकल जो प्री कैंसरस लीजन होंगे उनको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट वन इज द डायरिया मीन्स लूज स्टूल्स इन वन डे, तो एक दिन में कितने बार स्टूल पास करते हैं तब डायरिया कंसीडर किया जाएगा, 2 और मोर टाइम्स, 3 और मोर टाइम्स, 4 और मोर टाइम्स या फिर 5 और मोर टाइम्स। डायरिया कंसीडर किया जाता है जब 3 या फिर 3 से ज़्यादा बार आपने स्टूल पास किया हो एक ही दिन में, लूज स्टूल 3 या फिर 3 से ज़्यादा बार, तो क्या कहलाएगा, डायरिया। नेक्स्ट वन इज द Which of the following virus is responsible for most incidence of common cold, तो जो कॉमन कोल्ड होती है उसके लिए कौन सा वायरस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, राइनो, T4, MSZ या फिर सिमियन वायरस 40, ये सभी वायरस के नाम हैं। तो जो वायरस सबसे ज़्यादा कॉमनली कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा राइनो वायरस, जिसकी नाक बहती रहती है, हमेशा सर्दी जुकाम रहता है, वो उसके लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल है राइनो वायरस, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ओपन वायल पॉलिसी, तो वैक्सीन वायल पॉलिसी का नाम आपने सुना होगा, जिसमें वैक्सीन को हमें कह सकते हैं कि खराब होने से बचाने के लिए वैक्सीन वायल पॉलिसी अपनाई जाती है। तो वैक्सीन वायल पॉलिसी में, ओपन वायल पॉलिसी में कौन सी वैक्सीन आएगी, मीजल्स, पेंटावैलेंट, रोटावायरस या फिर BCG। तो जो ओपन वायल पॉलिसी में आएगी वो होगी मीजल्स वैक्सीन, कौन सी, सॉरी पेंटावैलेंट वैक्सीन। यहाँ पर जो ओपन वायल पॉलिसी में वैक्सीन पूछी है वो होगी पेंटावैलेंट वैक्सीन, मतलब इसमें जो 5 वैक्सीन कंसीडर होती हैं एग्जाम में इनका नाम भी आपको आता है। तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं ओपन वायल पॉलिसी की, तो ओपन वायल पॉलिसी में जो वैक्सीन आएगी वो होगी पेंटावैलेंट वैक्सीन। ओपन वायल पॉलिसी में जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है, पेंटावैलेंट वैक्सीन का मतलब DPT, हेपेटाइटिस B एंड हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B और HIV। तो ये क्या है, पेंटावैलेंट हो गई। और ओरल पोलियो वैक्सीन ये किस में आ जाएंगी, ये होंगी आपकी ओपन वायल पॉलिसी में, इसमें ओपन वायल पॉलिसी में। और जो ओपन वायल पॉलिसी है मीजल्स, BCG, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन पर है जो एप्लीकेबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट वन इज द
इन इंडिया विच वन इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो पहली फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है? सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या रीजनल हॉस्पिटल। तो इंडिया में जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो कौन सी है? वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। बेस लेवल पे पूछे तो सब सेंटर, फिर आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मेनली चीफ इंचार्ज पूछा जाता है तो होता है मेडिकल ऑफिसर। फिर आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को क्या कहा जाता है? फर्स्ट रेफरल यूनिट। अब यदि पॉपुलेशन नॉर्म्स पूछते हैं तो 3000 से 5000 सब सेंटर का होगा। 3000 जो पहाड़ी इलाके हैं, 5000 प्लेन एरिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होता है 20,000 से 30,000 तक, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में होता है 80,000 से लेके 1,20,000 तक। क्लियर? नेक्स्ट वन इज Gray baby syndrome seen in infants characterized by progressive abdominal distension, pallor, cyanosis and vasomotor collapse 3 to 4 days are associated with use of। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इनमें से एक मेडिसिन का क्या है? साइड इफेक्ट है। तो वो कौन सी मेडिसिन है जिसके कारण बच्चे का कलर ग्रे कलर का हो जाएगा? जो मेडिसिन 3 से 4 दिन तक यूज़ की गई उसके बाद बच्चे में साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सल्फाडाइजिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोरेम्फेनिकोल या फिर वैंकोमाइसिन। तो वैंकोमाइसिन तो रेड वेन सिंड्रोम, मतलब रेड कलर का कलर क्रिएट कर देगी, मतलब जो साइड इफेक्ट बॉडी रेड रेड रहेगी आपकी। लेकिन ग्रे बेबी सिंड्रोम में बच्चे का कलर ग्रे टाइप का होगा, स्काई ब्लू टाइप का हो जाएगा, और वो है क्लोरेम्फेनिकोल। क्या है? क्लोरेम्फेनिकोल। नेक्स्ट वन इज During active management of active labor injection, ergometrin is contraindicated in which of the following condition। तो एक्टिव मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होगा यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट किया जाएगा ताकि पीपीएच से प्रिवेंट कर सकें, तो अर्गोमेट्रिन दिया जाएगा। तो अर्गोमेट्रिन किस केस में आप नहीं देंगे? प्रोलॉन्ग्ड लेबर में, सीवियर एक्लेम्सिया में, प्रीमी ग्रेविडा में कि नन ऑफ द अबव में? प्रोलॉन्ग लेबर में दे सकते हैं, प्रीमी ग्रेविडा को दे सकते हैं, लेकिन यदि माँ के लिए हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है जो कि सीवियर एक्लेम्सिया क्या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हम कहेंगे। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है सीवियर एक्लेम्सिया, इस केस में आप अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे। इसका एक रीज़न ये होता है कि यदि आपने अर्गोमेट्रिन दिया तो यहाँ पर जो स्मूथ मसल्स हैं क्या करेंगी? प्रिसिपिटेट जो और ज़्यादा सेरिब्रल वैसोस्पाज्म भी कॉज कर सकती हैं और मरीज सीधा ऊपर निकल लेगा। यूट्राइन रप्चर का कॉज कर सकती हैं क्योंकि ऑलरेडी बेबी बड़ा हुआ है, आपने अर्गोमेट्रिन दे दिया तो और ज़्यादा बढ़ेगा पर्सन सीधा ऊपर। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है अर्गोमेट्रिन का प्रेगनेंसी में वो होता है यदि माँ के लिए कोई भी हाइपरटेंसिव मतलब बीपी बढ़ने वाली समस्या हो तो उस केस में इसको अवॉइड किया जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था कल के पीजीआई संगरूर एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो इनमें से ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के फीचर्स क्या हैं? रेगुलर, इनफ्रिक्वेंट एंड पेनलेस, रिदमिक फ्रिक्वेंट एंड पेनलेस, नॉन रिदमिक इंटरमिटेंट एंड पेनफुल, या फिर रेगुलर कंटिन्यूस एंड पेनफुल। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो इरेगुलर होते हैं, पेनलेस होंगे मतलब दर्द नहीं होगा, और इनफ्रिक्वेंट रहेंगे। तो ये क्या है? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इनको हम फॉल्स लेबर पेन भी कह सकते हैं और ये जनरली आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ही फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो ट्रू लेबर पेन होते हैं जिनको हम ट्रू लेबर पेन कहेंगे मतलब सही में लेबर पेन आ रहा है, रेगुलर रहेंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, लॉन्गर होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे, आप लेट जाओ बैठ जाओ खा पी लो कुछ भी में ठीक नहीं होंगे। लेकिन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन इसको हम फॉल्स लेबर भी कह सकते हैं जिसपे आपको सीधा बस एब्डोमेन में सामने की तरफ दर्द होगा, लेट जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, कुछ खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द नेम द कंडीशन इन विच द ग्रेविड यूट्रस एक्सर्ट्स autocaval compression when the pregnant mother lies on her back। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट मदर को कहा जाता है कि आप लेफ्ट साइड जो लेटिए तो लेफ्ट साइड करवट करके लेटिए। तो यदि ग्रेविड यूट्रस में यदि एक्सर्शन पड़ता है, आप प्रेग्नेंट मदर सीधे जाके लाई डाउन हो जाए, लेट जाए, तो ये क्या होगा? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम, फीटल कंप्रेशन, सुपीरियर वेना केवा या लेफ्ट आर्टरियल कंप्रेशन।
तो ग्रेविड यूट्रस मतलब प्रेगनेंसी में आप जाके सीधा स्ट्रेट लेट जाते हैं तो जो कंप्रेशन फील होगा वो कहलाएगा सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। क्या होगा? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। इसीलिए प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि माँ कैसे लेटे, लेफ्ट साइड करवट करके लेटे, क्योंकि जितने भी जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बेबी के वो क्या रहेंगे? कंप्रेस नहीं होंगे, और माँ को भी ब्लड प्रेशर की स्पेशली बीपी लो होने की प्रॉब्लम फील नहीं होगी। नेक्स्ट इज वंडल्स रिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज। वंडल्स रिंग के लिए क्या टर्म यूज किया गया है? पैथोलॉजिक रिट्रैक्शन रिंग, फिजियोलॉजिक रिट्रैक्शन रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिंग। तो जो बंडल्स रिंग है इनके लिए पैथोलॉजिकल यूटेराइन रिट्रैक्शन रिंग भी कहा जाता है। क्या है? पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। क्यों इनको यूज किया जाता है? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन आते हैं क्या होंगे? अपर कॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन सेगमेंट रहेगा और लोअर यूट्राइन सेगमेंट रहेगा। पार्चुरेशन के टाइम पर, जन्म के समय जो बेबी का हेड बाहर आएगा उस टाइम पर ये बंडल्स रिंग क्या करेंगी? कॉन्स्ट्रिक्शन में, मतलब जो आपका एक बार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आए, फिर कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, फिर डायलिटेशन हुआ, तो इसमें क्या होगा? ये रिंग बहुत ही अच्छे से पार्चुरेशन मतलब जन्म के टाइम पे बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगी। इसीलिए इनका नाम क्या है? पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग और बंडल्स रिंग। नेक्स्ट वन इज द मैकेनिज्म वाई विच लैक्टेशन कॉज एमनोरिया एंड एन्वोल्यूशन इज। तो कौन सी मैकेनिज्म है जब यदि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, फीड कराती है, कंप्लीट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो ना तो पीरियड्स आते हैं मतलब एमनोरिया हो गया, ना ही एनवोल्यूशन, ना जब पीरियड्स ही नहीं आएंगे तो एग कहाँ से रिलीज होगा, तो वो सिचुएशन कहलाएगी एनवोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या मैकेनिज्म यूज होगी? इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल के कारण, LH सर्क के कारण, इंक्रीज्ड GnRH के कारण, या फिर हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट। तो जब माँ अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती है, जिसको हम लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड भी कहेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पे, तो वो होगी यहाँ पर लैक्टेशन के कारण ना तो पीरियड्स आ रहे हैं ना एग रिलीज हो रहा है, एनवोल्यूशन एमनोरिया दोनों सिचुएशन हो रही है, तो होगा प्रोलैक्टिन लेवल के बढ़ने के कारण। किसके कारण? प्रोलैक्टिन लेवल के बढ़ने के कारण। तो प्रोलैक्टिन लेवल है ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, GnRH हार्मोन है, इसको क्या करेगा? सप्रेस करने का काम करेगा हाइपोथैलेमस में। तो इसीलिए जब ये हार्मोन सप्रेस होगा तो ना तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करेगा? कम होगा। कम होगा तो जो फॉलिकुलर मैच्यूरेशन हर महीने हो रहा है उसको भी क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ना फिर ओव्यूलेशन होगा ना एग रिलीज होगा। तो इसीलिए लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड जो कि 100% तो इफेक्टिव नहीं होती है, बट यदि आपके एक भी बार पीरियड्स नहीं आए हैं, 2-3 महीने कंटिन्यूस हो गए, आप बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तब आपको, यदि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर है आप, तो आप लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड अपना सकते हैं। इसमें जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसका लेवल बढ़ने के कारण ना आपको ओव्यूलेशन होगा ना ही आपके पीरियड्स आएंगे। नेक्स्ट वन इज द इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तो डिलीवरी के तुरंत बाद क्या है? डिलीवरी के तुरंत बाद लोअर यूटेराइन सेगमेंट कैसा होगा? बिकम फर्म एंड इलास्टिक, प्रोग्रेसिव अनफोल्ड्स फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, हाइपरट्रॉफीज एंड एलोंगेट्स, बिकम अ थिन फ्लेवी एंड कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर। तो डिलीवरी के तुरंत बाद जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है क्या होगा? थिन रहेगा, फ्लेवी मतलब फ्लफी टाइप से रहेगा, और कोलैप्स्ड रहेगा। कैसा होगा? सिकुड़ते जाएगा क्योंकि फीटस बाहर आ गया, प्लेसेंटा बाहर आ गया है। डिलीवरी के तुरंत बाद कैसा रहेगा? यूट्रस का जो लोअर एरिया थिन, फ्लेवी एंड कोलैप्स्ड, जो कि धीरे धीरे श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। जब श्रिंक होगा मतलब श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे, इमीडिएटली श्रिंक डाउन, तुरंत तो ये नहीं होगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा। जो पीरियड कहलाता है 6 वीक का परपीरियम पीरियड, इसमें नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में पूरे कंप्लीट ऑर्गन चले जाएंगे, स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट वन इज a health assessment reveals that a woman after an abortion has infection spread to her parametrium, fallopian tubes and ovaries. Which of the following documentation of this finding made by a nurse will be considered correct? तो यहाँ पर एक हेल्थ असेसमेंट किया गया है अबॉर्शन के बाद। तो जो इन्फेक्शन है अबॉर्शन करने के कारण पैरामेट्रियम में, फैलोपियन ट्यूब्स में और ओवरी तक फैल चुका है। तो अब यहाँ पर कौन से डिग्री का अबॉर्शन होगा? ग्रेड 1 सेप्टिक,
इन्फेक्शन हो रहा है मतलब सेप्टिक अबॉर्शन है, भी ध्यान से सुनिए, इन्फेक्शन की बात हो रही है, दैट मीन्स क्या है, सेप्टिक अबॉर्शन है। तो ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड सेकेंड, ग्रेड थर्ड या फिर ग्रेड सिक्स्थ। तो कौन से ग्रेड का अबॉर्शन हुआ है यहाँ पे, जब इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट हो गया है अबॉर्शन के बाद, जिसमें पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरी क्या है, इन्वॉल्व हो गई हैं, तो ये कहलाएगा ग्रेड सेकेंड सेप्टिक अबॉर्शन। क्या है, ग्रेड सेकेंड सेप्टिक अबॉर्शन। ग्रेड फर्स्ट में ओनली यूट्रस का जो लोकलाइज्ड एरिया है वहीं पे होगा, सेकेंड में फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, पेल्विक पेरिटोनियम, पैरामेट्रियम, यूट्रस सब इन्वॉल्व होगा। ग्रेड थर्ड में आपके मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा जो अदर ऑर्गन है वो भी अफेक्ट होंगे, जिसमें आपको जॉइंटिस होगा, पेरिटोनाइटिस होगा, रीनल फेलियर भी हो सकता है। तो याद रखें, ग्रेड फर्स्ट में ओनली यूट्रस, ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक अबॉर्शन में ओनली यूट्रस होगी अफेक्ट, इन्फेक्शन होगा। ग्रेड सेकेंड में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे ओवरी हो गई, फैलोपियन ट्यूब होगा, पैरामेट्रियम हो गई, पेल्विक पेरिटोनियम हो गई, ये एरिया अफेक्ट होगा। ग्रेड थर्ड में ऑल ओवर बॉडी में इन्फेक्शन फैलना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वन इज द which of the following terms is used for defining the relationship of a reference point on the presenting part to the various quadrant of the pelvis। तो ये क्या कहलाएगा, जिसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट की बात हो रही है कि जो पेल्विस क्वाड्रेंट में अलग अलग टाइप से होगा, क्या प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड या फिर लाइन। तो प्रेजेंटिंग पार्ट की बात हो रही है तो वो कहलाएगा यहाँ पर प्रेजेंटेशन ही। नॉर्मल प्रेजेंटेशन होगा किस तरीके का, लॉन्गिट्यूडनल लाई, नॉर्मल लाई है, आइडियल लाई है, मतलब बच्चे का सिर नीचे है तो क्या है, वर्टेक्स और सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहलाएगा। फिर लॉन्गिट्यूडनल लाई का मतलब, यहाँ पर लाई का मतलब होता है लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मदर। जो फीटस का हेड जो लॉन्ग एक्सेस है, मतलब बेबी यदि पूरा एक तरीके से हम कहें कि वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल लाई में है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाई वर्टेक्स से फेलिक्स प्रेजेंटेशन होगा, मतलब बच्चा आइडल वेजाइनल डिलीवरी के लिए क्या है, सही है। यदि लॉन्गिट्यूडनल लाई और ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बच्चा क्या है, हेड की जगह बच्चे के बटक्स आ गए तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में आ जाए। और ट्रांसवर्स लाई में बच्चा पूरा कैसा हो जाएगा, एक तरीके से हमें कहें कि जो लॉन्ग एक्सिस से बेबी का रिलेशन है जो माँ के सिम्फाइसिस प्यूबस से पूरा वर्टिकल वे में हो जाए तो कहलाएगा ट्रांसवर्स लाइन। नेक्स्ट वन इज द लेट डाउन रिफ्लेक्स इज नोन एज। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स को और क्या कहा जाता है, सकिंग रिफ्लेक्स, मिल्क इजेक्शन, रूटिंग या फिर मिल्क सीक्रेटिंग। लेट डाउन रिफ्लेक्स का मतलब होगा यहाँ पर मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्योंकि इसके लिए लेट डाउन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, मिल्क को एक्सक्रीट करने का काम करेगा, और जो प्रोलैक्टिन है मिल्क के सीक्रेशन और बनाने के लिए काम करेगा, प्रोडक्शन के लिए काम करेगा। नेक्स्ट वन इज द alcohol is using in clinical setting for the skin disinfection। this alcohol is made by। तो जब आप जो अल्कोहल यूज़ करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में, मतलब कि जब आप अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं तो उस सैनिटाइज़र में कौन सा अल्कोहल रहेगा, इथाइल, मिथाइल, एथेनॉइल या फिर आइसोप्रोपिल। तो जो अल्कोहल रहेगा क्लिनिकल सेटिंग में यूज़ किया जाता है वो कौन सा होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। कौन सा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द एस्टिमेट फीटल वेटेज। यदि फीटस का वेट, आप यूट्रस में ही है फीटस, आपको उसका वेट पता करना है, जब आप लास्ट स्कैनिंग कराते हैं या फिर इनिशियल स्कैनिंग करवाई जाती है तो उसमें बताते हैं कि बच्चे का वजन 200 ग्राम है, 400 ग्राम है, 800 ग्राम है, या फिर 8वें महीने में होती है तो 2.5 kg है। कैसे फीटल वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदर तो आप कोई ऐसी वेट मशीन डाल नहीं सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, जॉनसन्स, नेगल्स, जैकबसन या फिर नन ऑफ द अबव। तो बच्चे का जो फीटल का जो वेट है उसको चेक करने के लिए कि कितना वजन है, जॉनसन्स फार्मूला अपनाया जाता है। कौन सा, जॉनसन्स फार्मूला। अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला क्या किया जाएगा, यहाँ पर
फीटल वेट इन ग्राम के लिए यहाँ पर फंडल हाइट को सेंटीमीटर में लेके -k का मतलब है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि फीटल का हेड 0 स्टेशन पे है, प्लस स्टेशन पे कि माइनस स्टेशन पे, ये चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल करके जॉनसन्स फार्मूला लगा के फीटस का वेट है जो कैलकुलेट किया जाता है वो यूएसजी में प्रॉपर तरीके से आपको आता है। एक होता है डेयर्स फार्मूला, क्या है डेयर्स फार्मूला में फंडल हाइट इन सेंटीमीटर इंटू एब्डोमिनल गर्थ इन सेंटीमीटर में निकाला जाता है क्या डेयर्स फार्मूला के थ्रू भी फीटल का वेट कैलकुलेट किया जाता है। दो फार्मूला अपनाए जाते हैं, मेनली जो सोनोग्राफी की जाती है उसमें जॉनसन फार्मूला लगा के बताया जाता है कि फीटस का वजन कितना है। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है एग रिलीज, जो हर महीने क्या होता है पीरियड्स के साथ में एग ओवम का रिलीज होता है। यदि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तब ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, उसके लिए एक मेडिसिन यूज़ की जाएगी, तो वो क्या है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, मेटफॉर्मिन या फिर क्लोमिफेन। जो कॉमनली मेडिसिन यूज़ की जाती है ओव्यूलेशन के लिए वो होती है क्लोमिफेन। कौन सी? क्लोमिफेन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए कैंसर ऑफ द सर्विक्स इज कॉज्ड बाय। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको सर्वाइकल कैंसर के लिए जो रिसेंट में वैक्सीन आई है भारत बायोटेक बना रहा है वो बताएंगे। सर्वाइकल कैंसर किसके द्वारा होगा? HPV, HIV, ट्रिप्नोमा पैलिडियम या फिर ट्राइकोमोनास वेजाइनल, इसके कारण। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जो नेक्स्ट क्लास होगी 3rd क्लास उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर। का मतलब है कि 1 सैक्रल अलाई इज मिसिंग। इस तरीके से ये क्या है नेगल्स पेल्विस है, बहुत ही रेयरली पाई जाती है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए और प्रेगनेंसी के लिए जो ज़रूरी है वो क्या है, होती है गायनोकॉइड पेल्विस। तो यहाँ पर ड्यू टू अरेस्टेड डेवलपमेंट, ये आपको एट द बर्थ ही रहेगी। जो आपका डेवलपमेंट है यूट्रस में बच्चे का डेवलपमेंट होगा, फीटल लाइफ में क्या होगी कि डेवलपमेंटल डिले होने के कारण ये देखने को मिलेगी, जो कि एक कंजेनाइटल है। यहाँ पर इसी साइड में यूरिनरी ट्रैक्ट होगा, उसी साइड एक सैक्रल अलाई है जो मिसिंग होगा। यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम में या तो आपको यदि नॉर्सेट का एग्ज़ाम देते हैं तो गायनेक में आपको कम क्वेश्चन आते हैं, बट अभी जब जो मेन होना है प्री में क्वेश्चन आए हैं गायनेक के, लेकिन ज़्यादा नहीं आए, हो सकता है मेन में आए। तो यहाँ पर आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में एक तो ये नेगल्स पेल्विस पूछी जाती है, दूसरी रॉबर्ट पेल्विस पूछी जाती है। इसमें दोनों साइड के सैक्रल अलाई एब्सेंट होते हैं। क्या है? दोनों साइड के सैक्रल अलाई एब्सेंट रहेंगे। नेक्स्ट इज बर्थोलिन डक्ट्स ओपन इनटू। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड है आपने खूब पढ़ी है, वेजाइना के पास में होती है, तो ये कहाँ पे ओपन होगी? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लोअर वेजाइना या फिर ग्रुप्ड बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन। तो बर्थोलिन डक्ट ओपन होती है कहाँ पर? एक तो पहली चीज़ कि पाई कहाँ पे जाती है? वेजाइना के दोनों साइड। ओपन कहाँ पे होती है? लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन के बीच में। ये देखिए यहाँ पर लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन के बीच में वेजाइना के यहाँ पे दोनों साइड रहेगी। और यही ग्लैंड है जो 0.5 सेंटीमीटर की पेयर में ग्लैंड होती है, लोअर राइट एंड लेफ्ट पोर्शन में रहेगी। तो यहाँ पर वेजाइनल इंट्रोइटस के पास में, जैसा मैंने कहा वेजाइना के दोनों साइड रहेगी ये, और म्यूकस सीक्रेट करती है जिसके कारण वेजाइना के यहाँ पे लुब्रिकेशन बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर इस ग्लैंड का काम क्या है? म्यूकस रिलीज करना, ताकि वेजाइना के यहाँ पर ड्राइनेस ना रहे, लुब्रिकेशन बना रहे। और रहती कहाँ पर है? वेजाइना के दोनों साइड, लेबिया माइनोरा और हाइमेन के बीच में। नेक्स्ट वन इज विच वैक्सीन स्टोर्ड एट द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर कंपार्टमेंट में कौन सी वैक्सीन स्टोर की जाती है? OPV, BCG, MMR या फिर मीजल्स। तो यहाँ पर फ्रीजर कंपार्टमेंट में वैक्सीन की बात की जा रही है तो वो OPV और जो मीजल्स दोनों बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। लेकिन OPV यदि पूछें कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन तो क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन। सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव कौन है? OPV। तो OPV और मीजल्स क्या हीट सेंसिटिव हैं, इनको हीट एंड कैन बी फ्रोजन विदाउट हार्म। लेकिन OPV सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव है, लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इसको फ्रीजर कंपार्ट में ही रखा जाता है। और OPV के लिए BBM वैक्सीन बायल मॉनिटर है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है। क्लियर है?